हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाने का कष्ट करें ताकि हम आपके लिए मोटिवेट हो करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटिंग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुर कोतदा या सुत कोतदा लिखा रहता है, ध्यान देकर आंसर करेंगे। सुत कोतदा। हड़प्पा जो है रावी नदी तट पर विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ये बिहार एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी तट पर विकसित हुई थी सभ्यता। कालीबंगा जो है हड़प्पाकालीन स्थल है, राजस्थान में है। और हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन देखे गए मैक्सिमम कांसा यूज किया गया था, तो इसीलिए मतलब हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाया। और कांसा जो है मिश्र धातु, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। लोथल जो है भोगवा नदी तट पर अवस्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर था। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शासकों द्वारा बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में इसका अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1918 में अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और आपका एग्जाम बीपीएससी लेने जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन को आप रट लें या समझ लें, अति महत्वपूर्ण है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती थी और यह जो था आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था। यह डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989 तक था, जिसमें गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। इसी समय जो है भारत में इमरजेंसी लगा था और इंदिरा गांधी की सरकार थी। रेशम भागलपुर में उत्पादन होता है, खास करके तसर रेशम का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और रेशम भागलपुर में इसका उत्पादन होता है। खास करके रेशम उद्योग जो है बांका ज़िला में लगाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास इसके लिए प्रचलित है क्योंकि कैमूर की पठार से इसको कच्चा रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाता है, जिससे सीमेंट उद्योग लगाने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग के लिए बिहार का पूर्णिया कटिहार जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आज जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रकृति आपको लग रही होगी कि आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में आप सिली मिस्टेक कर जाएंगे, तो इसीलिए इसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। हो सके तो इसको लिख लीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार राज्य में सर्वाधिक तसर प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भागलपुर में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण उसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, सिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अजय नदी 5 किलोमीटर बहती है। ये जुमई में बहती है। इसका उद्गम स्थान का है तो वाटपाड है, याद रखेंगे वाटपाड है। और नेक्स्ट है, नदियों के द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के निक्षेप को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो बिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार जो है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और उत्तरी बिहार में जो प्रत्येक बार नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा ही है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार की सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो सोमेश्वर का पठार मानिएगा, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। और सोमेश्वर बिहार में उत्तरी श्रेणी में है, ये भी याद रखेंगे आप। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। कैमूर के पठार को क्या कहते हैं? रोहतास का पठार कहते हैं। और रोहतास का पठार, रोहतास का जो क्षेत्र डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है। और सोन नदी के बालू से स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार और यूपी के बीच में कौन कौन नदी सीमा बनाती है? तो घाघरा, गंडक और कर्मनाशा। बिहार को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो एकमात्र नदी है गंगा, जिसका उद्गम स्थान गंगोत्री है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की पूरी लेंथ की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहता है? तो 445 किलोमीटर बहता है। सबसे ज़्यादा कहाँ बहता है? तो उत्तर प्रदेश में बहता है। सबसे कम कहाँ बहता है? तो झारखंड में बहता है। गंगा नदी किस किस स्टेट को क्रॉस करता है? तो उत्तराखंड को करता है, उत्तर प्रदेश को करता है, झारखंड को करता है, बिहार को करता है और वेस्ट बंगाल को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। इसीलिए इस नदी में सालों भर पानी रहती है, क्योंकि हिम यानी ग्लेशियर पिघलता है तो उनके कारण इसमें अफवाह तंत्र बना रहता है। तो इन उत्तर बिहार में प्रभावित होने वाली सभी नदियाँ को, जो मुख्य नदियाँ हैं, उनको हम एक जगह एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और ध्यान से सुनिए। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा तब बात आती है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बिहार का? तो मुजफ्फरपुर बसा है। और कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक साल कोसी में बाढ़ आता है, जिससे बिहार की जनता, पशु, वनस्पति इत्यादि का आर्थिक नुकसान के साथ साथ राजनीतिक, शैक्षणिक मतलब ह्रास होता है। यहाँ के जीडीपी घट जाती है। यहाँ का जो भी मतलब निर्माण कार्य है वह भी कभी कभी देखा गया है ध्वस्त हो जाता है, आदमी बेघर हो जाते हैं। तो ये बिहार के लिए बाढ़ एक अभिशाप के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार की नदियाँ सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, क्यूल नदी और अजय नदी है। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS
स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? केरल राज्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा को समाप्त किया किस वायसराय ने? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। याद रखिएगा, कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। इन्हीं के कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और चरक संहिता कौन लिखा है? तो चरक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य है, कर्नाटक का है। कर्नाटक में हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव हुआ है। विधानसभा सीट कितना है? 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कमेंट करेंगे। आप बिहार में टीचर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य के सीएम, 28 राज्य के गवर्नर, 28 राज्य के विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट आपके मुंह पर याद रहना चाहिए टिप्स के रूप में, क्योंकि वहाँ से निसंदेह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हाल फिलहाल जहाँ विधानसभा चुनाव हुआ है उनको याद करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा पूरे भारत में 28 राज्य हैं। इनकी राजधानी खास करके जो नॉर्थ ईस्ट का है इनका याद रखेंगे, जैसे नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम का दिसपुर। ठीक है, तो और नेक्स्ट इसी तरह से तैयारी को आप अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है उन्हीं एरिया पर ज़्यादा फोकस रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम निसंदेह निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। यहाँ पर विटामिन सी पूछा गया है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया है, खास करके बिहार के एसएससी एग्ज़ाम में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को प्राथमिकता दिया गया है। यहाँ पर दक्षिण का कबीर किसे कहते हैं? तुकाराम को कहते हैं। तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है? यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को रट लें, नहीं तो आप उल्टा कर देंगे एग्जाम में। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो 2:3 होता है। यानी आप सीधे तौर पर कहेंगे 23 रुपया का तिरंगा झंडा था और बीच में आप क्या कर दिए? अनुपात लगा दिए। तो याद रखने का एक ट्रिक है, अगर आप डायरेक्ट रट लेते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। 2:3 तो मतलब 2:3 के रेशियो में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई थी। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइनर था कौन था? तो पिंगली वेंकैया थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इसमें बेसिकली याद रखना है अंग्रेजी और भोजपुरी इसको शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर डिक्टेटर किसे कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर को कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। द डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 3 करता है। अब जैसे भाग 1 है तो भाग 1 में क्या आता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 से 4 का जिक्र भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कितना है? 12 से 35 है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। और भाग 5 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रशिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 51A में है। और नेक्स्ट अब
पढ़ते हैं और उससे जो मिलता जुलता है उनको समेटने का काम करेंगे। जैसे संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 3 करता है। इसमें साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। लोकटक झील कहाँ अवस्थित है? तो मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। अब मणिपुर का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। और नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है, तांबा व टीन का। और सबसे हल्की धातु है तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है और प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है इथिलीन गैस के कारण पकता है। और फल में जो मीठापन होता है फ्रुक्टोज के कारण होता है। घर पर जो हम लोग चीनी यूज करते हैं उसमें जो मीठापन होता है उसमें सुक्रोज के कारण होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज में कौन कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? सी से कार्बन हो गया, याद रखेंगे। सी का सिंबल पूछा जाता है, कार्बन है, एच है और ओ है, तो CHO कंपाउंड पाया जाता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी है। सुचालक किसको कहते हैं? जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए एक छोर से दूसरे छोर। करंट याद रखिएगा किस दिशा में फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। करंट को क्या लिखते हैं? I/dq/dt लिखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोल्डर यानी टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फ्यूज बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब देखते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो है कहाँ पर दोनों नदियों की संयुक्त धारा मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग को देवों की भूमि बोलते हैं। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड जाना जाता है तो देवों की भूमि के लिए जाना जाता है। यहीं से गंगा का उद्गम स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाव भरने में सहायक है। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। सभी खट्टे पदार्थों में या फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पालक में आयरन पाया जाता है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इसलिए चावल को बार बार ना धोएं। चावल में विटामिन B1 रहता है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन स्टेट करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। और पूरे विश्व में फिलीपींस मनीला में है। ये भी तत्व को याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? जॉन्स साल्क ने किया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया है, तो बिहार का एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रबल है, तो इनको बार बार आप लोग देखेंगे। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार अफ्रीका की कांगो नदी काटती है। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। रिंग ऑफ फायर के संबंध में इससे पहले वीडियो में कुछ गलत तथ्य पेश कर दिया गया था, जिसको मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं आपको याद करने के लिए। रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर में है। लेकिन हमारे थोड़ा सा हमको लगता है कि संदेह है हमको कि मिस्टेक हो गया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया बोल दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको सुधार लेंगे। रिंग ऑफ फायर संबंध है प्रशांत महासागर से। और रिंग ऑफ फायर जाना जाता है भूकंप के लिए। भूकंप से इसका संबंध है, ज्वालामुखी से है।
और पृथ्वी का वॉल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेट को खिसकने से पृथ्वी पर कंपन होता है, जिसको भूकंप कहा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। भूकंप को मर्केली स्केल के द्वारा नापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा भूकंप जापान देश में आता है और सबसे ज़्यादा इसका आदमी, सबसे ज़्यादा जो प्रत्यास्था दर है वो मतलब जापान के आदमी में है। वृद्धों का देश इसलिए उन्हें कहा जाता है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और विश्व के छत किसे बोलते हैं? पामीर के पठार को बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा किया गया था। ये आप बिहार टीचर का अगर टेस्ट लगाएंगे तो आपको हर एक जगह ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, भारत में जो 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में, उनमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। भारत सरकार 1935 का अधिनियम, और हूबहूब 200 अनुच्छेद को ले लिया गया है। तो इसीलिए 1935 का जो अधिनियम है ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? यहाँ पर केंद्र में कहता है, सेंट्रल में कह रहा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा का लागू किया गया था। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और एक बात आपसे करना है कि हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे, बीच बीच में आपको कुछ जो है फैक्ट कराएंगे। हमारे कुछ श्रोता हैं जो कि हमको सुनते हैं और देखते हैं अक्सर, और उनका कमेंट था कि सर एंशिएंट का कुछ मेन टॉपिक आप करा दीजिए। तो मैं आज थोड़ा सा करा देता हूँ बोल के कि महावीर के बारे में कराता हूँ, धीरे धीरे इसके बाद में वो भी कराते जाऊँगा। तो ध्यान से बने रहिए और सुनिए। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। और महावीर स्वामी जो है इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। गांव का अगर नाम पूछते तो कुंडग्राम होता है। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। तो 3 फैक्ट हो गया यहाँ से। महावीर का जन्म 540, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, किस जिले में? तो वैशाली में हुआ था। किस गांव में हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो इससे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, याद रखेंगे। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 12 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात ऋजुपालिका, कौन सी? यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभिक ग्राम में साल वृक्ष मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो और नेक्स्ट है 72 वर्ष की आयु में इन्हें 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिनमें उस समय के प्रमुख राजा बिम्बिसार, पुनिक और चेतक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं और उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है अब गौतम बुद्ध देख लेंगे और महावीर से जो क्वेश्चन बन रहे थे। और एक्चुअली में क्या है कि हम लोग 1 to 5, आप लोग 1 to 5 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली महावीर के बारे में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप 6 to 8 में जाना चाहते हैं या 9-10 में जाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो भी हम करा देंगे और त्रिरत्न वगैरह का जिक्र कर देंगे। महावीर जैसे कि
मतलब कठोर था, ये धर्म जो था आसान नहीं था। इसके लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा अगर कहें तो जैन का ही लिटरेसी साक्षरता दर है पूरे भारत में। तो और भी क्वेश्चन है, करा देंगे। इसका जो मतलब राजा था सबसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। और जैन धर्म में एक प्रथा है जिसको राजस्थान गवर्नमेंट बैन कर दिया है, उसको संथारा प्रथा बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है अन्न जल ग्रहण करने से आदमी मना कर देता है और भूख प्यास के कारण उसके कुछ दिनों बाद तदुपरांत मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए जैन धर्म संथारा प्रथा फिर से शायद वहाँ लागू हो गया। तो इन फैक्ट को भी आप लोग देखेंगे। तो आगे हम इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, आज करा ही देते हैं शॉर्ट। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन इक्ष्वाकु वंशीय शाक कुल के क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे तथा इनकी माता का नाम महामाया था और 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात इन्हें बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी जो कि गया में बहता है के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आप गया घूमने जाते हैं तो गया में कई धार्मिक स्थल हैं और गया जो है ब्रह्मकुंड गया में ही है और खास करके राजगीर में, ठीक है। तो गया में आपको निरंजना नदी फल्गु नदी देखने को मिलेगा। और इन्होंने 4 आर्य शर्त एवं अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया और इनको 484 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो बौद्ध धर्म भी थोड़ा सा था, करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, थोड़ा सा मेरा जो है सब्सक्राइबर मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा उन पे भी ध्यान दें। आपके लिए हम लोग को बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमको लगता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखते हैं बिहार के तमाम एग्ज़ाम में जो है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। अतुल प्रसाद क्या बोला है कि ज्ञान का संचार जो है अप टू डाउन होता है, यानी पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर फॉलो होता है, तो फ्लो होता है मतलब। तो रेट ऑफ वाटर जो है मतलब उसकी धारा जो बहती है ज़्यादा से कम की ओर बहती है, तो ऊपर से नीचे की ओर जो बहेगी। तो इसीलिए आपका ज्ञान थोड़ा सा उम्दा होना चाहिए, ज्ञान का जो लिमिटेशन होना चाहिए वो बृहत होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आप टीचर बनने जा रहे हैं तो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। आपका ज्ञान का दायरा को आप बढ़ाएंगे ताकि बच्चों को आसानी से आप समझा सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे। आप जहाँ से भी तैयारी करते हैं आप तैयारी करते रहो। रुक्मणी प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट आ गए यहाँ है, उसको आप लगा सकते हैं। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लेना अनिवार्य है, खास करके 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए। और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम बुक परचेज नहीं किए हैं, हो सकता है उसको हम करके वो भी आपको कराने का काम करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।